हम जानना चाहेंगे कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे एक हेल्थी और नेचुरल लाइफ जीने के लिए कि वो क्या करें। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि आप कैलोरीज के पीछे ना भागें। ओके। आप सप्लीमेंट्स के पीछे ना भागें, क्योंकि आयुर्वेद में पहले से ही बहुत बढ़िया इसमें दिशा निर्देश दिया गया है। वात पित्त कफ इसी से ही इसी से ही गड़बड़ होंगे, और वात पित्त कफ गड़बड़ होंगे तो आपके जितने भी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट हैं वो सारे के सारे गड़बड़ होने ही होने हैं। आएगा ही आगे उसमें लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होगा ही होगा, LFT गड़बड़ होगा ही होगा, KFT गड़बड़ होगा ही होगा, सारा क्योंकि हमने आहार पे ध्यान नहीं दिया है, बिल्कुल विहार पे ध्यान नहीं दिया है। उस पे ध्यान दोगे तो सब नॉर्मल होने वाला है, फिर डिजीज होने की जरूरत ही नहीं है। इस जठराग्नि को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या करना? जो शब्द आपने स्ट्रॉन्ग बताया ना, अगर इसको आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया तो बीमारी होनी है। बीमारी स्ट्रॉन्ग, हाँ बीमारी होनी है तो बीमारी होनी। हाँ यस, अच्छा, आप इसको स्ट्रॉन्ग करोगे तो बीमारी होगी। तो जिसमें बेसिक जो मूल में अग्नि है वो है जठराग्नि। अच्छा, उसका भी अपने लेवल पे रहना इम्पोर्टेंट है। अगर वो जठराग्नि कम हो जाती है तो भी डिजीज होगी, जठराग्नि बढ़ जाती है तो भी डिजीज होगी। मूलतः तो तीन यही है, वात पित्त कफ और अग्नि चौथी इसमें लेते हैं। लेकिन हेल्दी पर्सन के लिए उसकी धातुओं का सम होना भी ज़रूरी है, मलक्रिया भी प्रॉपर होनी चाहिए, और जो उसकी मेंटल स्टेटस है वो भी उसका हेल्दी होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। श्लोक है, स्वास्थ्यस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। आयुर्वेद खाली ये नहीं है कि क्या बोलते हैं आपको, इसको चूर्ण या जड़ी बूटियां ही हैं। बिल्कुल। अगर ये डेफिनेशन के अंदर हम डिटेल में जाएंगे तो आप पाओगे कि भाई ये तो कुछ और ही है। लोग ये कहते हैं कि भाई आयुर्वेद का ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता है। अच्छा, हाँ, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। अच्छा जी। इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? इन सबको ना इक्वल रखने के लिए ना हमें क्या अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, या हमारी कैसी दिनचर्या होनी चाहिए? तो वही तो आयुर्वेद जो वेद है ना, वेद जो ग्रंथ है, उसमें इस आयु के बारे में ही तो ज्ञान दिया गया है। इसके लिए ही तो सारा ज्ञान दिया गया है भाई। या तो हम खाना गड़बड़ खा रहे हैं अभी भी, बेशक सुविधा है खाने की, लेकिन हमें यही पता नहीं है कि क्या खाना क्या नहीं खाना, कौन सी चीज, किस एज पे क्या खाना है, किस एज पे नहीं खाना है, कौन से समय में कौन सा खाना है, कौन से समय में नहीं खाना है, किस ऋतु में खाना है, किस सीजन में नहीं खाना है, किस टाइम में क्या चीज खानी है, ये इसका हमें भान ही नहीं है। अच्छा। आम विष की संज्ञा दी गई है उसमें। आम को, नॉट वो मैंगो नहीं, वो मैंगो नहीं। अच्छा आम मतलब मैंगो नहीं। अच्छा, एक आम शब्द है वहां पे। अच्छा, ओके, ठीक है जी। उस आम शब्द के साथ विष जोड़ा गया, आम विष। आपका दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए, रात्रिचर्या कैसी होनी चाहिए। तो अगर इन चीज़ों के बारे में ध्यान दिया जाए तो ये जो आप लंबी लंबी लाइनें देख रहे हैं हॉस्पिटल में, ये गारंटेड कम हो जाएगी, गारंटेड। आदमी लंच करके बाहर निकला होता है, गोलगप्पे दिख के तो खाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। चाउमीन मोमोज दिखेंगे तो खाएगा, बर्गर दिखेगा खाएगा। अब तो सीख वाला भी सिस्टम चल पड़ा है, वो भी खाएगा। आहार के काल दिए गए हैं कि कब कब भोजन करना चाहिए, और आयुर्वेद में ये तक बताया गया है कि कब भोजन खाना चाहिए, है ना। शाम को यार पेट फूला हुआ है, नहीं इच्छा नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत खा लो तो खाली पेट सोना नहीं चाहिए, खाली पेट ऐसे कहते हैं। तो खा लिया तो क्या होगा भाई, डिजीज ही होगी। आजकल देखा जाता है जैसे कोई नौजवान है, यंग है, यंग पर्सन, और अचानक उसकी डेथ हो जाती है। कई बार सुनने को मिलता है, यार बड़ा हट्टा कट्टा बड़ा नौजवान था, तो ऐसा हो जाता है। ये क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो यही आहार और विहार की हम बात कर रहे हैं। क्या
हर व्यक्ति का एक बॉडी टाइप होता है, उसको कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, आयुर्वेद में ये बहुत ही अद्भुत बात है कि हर एक व्यक्ति का जो जन्म हुआ है, उसके पैदा होने का स्थान, उसके माता पिता और उसका समय, ये एक अलग तरह की प्रकृति का निर्माण करता है। अब किसी ने स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहना चाहता है, तो उसको सबसे पहले अपनी प्रकृति जाननी चाहिए। तो उसको प्रकृति को जानने के पर्टिकुलर मेथड्स हैं। अच्छा। वो किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ के पास जाएं तो वो उनको बता सकते हैं कि भाई किस तरह से आपकी कौन सी प्रकृति है। क्या आयुर्वेद का जो वैज्ञानिक प्रमाण भी मिलता है कहीं इसका? बहुत अच्छी बात की आपने। ये क्वेश्चन आपका ही नहीं है। अच्छा। बहुत सारे समाज में, बहुत सारे इस देश में बहुत सारे लोग हैं, देश में, विदेश की नहीं बात करूँ, देश की में बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये वैज्ञानिक नहीं है। तो वो बहुत ही मतलब बहुत ऐसी स्थिति थी। मेरे स्टाफ वाले मुझे एक दो बार बोला भी उन्होंने डरते डरते कि डॉक्टर साहब होना भी है इसका कुछ, नहीं तो उसको भेज दो, नहीं तो उसको भेज दो। जब वो फाइनली 1.5 साल के बाद वो कंप्लीट पूरी तरह से स्वस्थ होकर के गए, तो तब जाकर के स्टाफ बाद में खुला, तो खुल करके उन्होंने बोला कि हमें उम्मीद नहीं थी, हमने तो ये सोचा था कि ये पेशेंट जाएगा, क्योंकि उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पस इतना आता था, बहुत ज़्यादा पस आ रहा था और वेट भी बहुत डाउन होता जा रहा था। लेकिन बाद में उस प्रभु की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हो गया वो। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है आपका द विजन टॉक पॉडकास्ट में। मैं सुशील मेहता इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको मिलाता हूं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अपने हौसले से असंभव को संभव करके दिखाया है। साथ ही ऐसी सच्ची कहानियां, ऐसा रहस्यमय इतिहास जो पर्दे के पीछे हैं। और हम बातचीत करने वाले हैं ऐसे महान विचारकों, कलाकारों, कवियों, शिक्षकों, गुरुओं, डॉक्टरों और समाज को दिशा देने वाले ऐसे लोगों से जिनकी बातें न आपको मोटिवेट ही करेगी बल्कि एक नई दिशा, एक नई सोच, एक नए अवसर का मार्गदर्शन भी दिखाएगी। तो दोस्तों, देखते रहिए द विजन टॉक। इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा, जो कि आयुर्वेद की दुनिया में और काफ़ी समय से इसमें है, और इनसे हम बातचीत करेंगे और पूरा आयुर्वेद क्या है इसके बारे में हम इनसे पूरा जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधा इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है हमारे द विजन टॉक पॉडकास्ट में। आप यहाँ आए, आपने अपना जो कीमती समय हमारे लिए निकाला है और आज आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप बता दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कब से इस आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं आप, और बचपन से ही कहाँ से आप शिक्षा आपने ग्रहण की और किस तरह से आपका आयुर्वेद में आना हुआ, प्लीज़। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा। मेरा जन्म जो है सरस्वती नगर सावड़ा में हाटकोटी के समीप एक गांव है चंद्रपुर, वहाँ पे हुआ, और मेरी एजुकेशन भी वहीं से ही हुई है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सावड़ा से, सावड़ा उस नाम जाना जाता था, बाद में ये नाम चेंज हो गया, सरस्वती नगर नाम इसका रखा गया। तो वहीं से ही प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से एजुकेशन हुई है। उसके बाद हाई स्कूल भी वहीं से हुआ, सावड़ा से ही हुआ, और +1 जो है हमारे टाइम में डिग्री कॉलेज में आ गया था सरस्वती नगर सावड़ा में, तो +1 वहाँ से हुआ, और +2 मेरी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालपानी से हुआ है। ओके, शिमला से जी। तो
सारी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल की रही है जी। उसके बाद +2 के बाद जो मुझे मेरी डेस्टिनी ने जो मुझे दिया वो आयुर्वेद की फील्ड दी। ओके। आयुर्वेद के लिए स्टार्टिंग से नॉलेज तो थी, थोड़ी बहुत घर पे भी जानकारी थी आयुर्वेद से रिलेटेड। जी। तो हमारे घर पे छोट-मोट आयुर्वेद के बारे विषय के बारे में डिस्कशन होता रहता था। तो मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है वो कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट बेल्लारी एक जगह है, उसके साथ में ही हमारा कॉलेज था, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। जी। और हमारी यूनिवर्सिटी थी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज बेंगलोर। जी। पूरे कर्नाटक में हेल्थ साइंसेज की यूनिवर्सिटी एक ही जी। है। वहीं से अप्रूव हमारी जो एफिलिएशन हुई थी यूनिवर्सिटी हमारी वो थी। जी। तो 2003 में मैं पास आउट हुआ ओके। आयुर्वेद से। तो आयुर्वेद में जब एडमिशन हुई थी तो फर्स्ट ईयर में ही जो आयुर्वेद का सिलेबस था वो एकदम से डिफरेंट था। उसका कारण ये था कि हमने +1 +2 में साइंस पढ़ी थी, साइंस जो कि मॉडर्न के बारे में पता था सब कुछ। और जब हम आयुर्वेद में गए तो आयुर्वेद टोटल वेदों में चले गए हम। ये रुझान कैसे बना आपको कि आयुर्वेद की तरफ चले? आयुर्वेद का मुझे ऐसा सच इतना कोई लगाव नहीं था आयुर्वेद से। ओके। लेकिन मेरे जो पिताजी थे जी। उनका ये विचार था कि भाई आयुर्वेद जो है वो आने वाले टाइम का भविष्य है। ओके। तो उन्होंने इसके लिए प्रेरित किया। जी। तो उनकी वजह से ही आयुर्वेद में आया। तो जब मैं आपको बता रहा था कि साइंस स्ट्रीम से एकदम से आयुर्वेद में जाना और आयुर्वेद में ऐसे विषयों को पढ़ना जी जो एकदम डिफरेंट मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात हम कर रहे हैं, जहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं, तो वहाँ एकदम से हम वेद पे आ जाते हैं। जी। वेद चलता है अपने सिस्टम से, उनका आधार ही कुछ और है। और उनकी जो बेसिक फर्स्ट ईयर की जो बुक्स हैं, नो डाउट उसमें एनाटॉमी भी था, बायोलॉजी भी थी, सब कुछ था उसमें, फिजियोलॉजी भी थी, सब कुछ था। लेकिन उसके साथ साथ हमें वैदिक साइंस भी पढ़नी होती थी। कि वैदिक साइंस में ह्यूमन बॉडी को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। वो एकदम से डिफरेंट था क्योंकि सारा वो संस्कृत बेस्ड रहता है। जी हाँ। तो संस्कृत बेस्ड था। वहाँ पे आपने पढ़ी थी पहले? मैंने संस्कृत कभी नहीं पढ़ी, जीरो। क्योंकि संस्कृत ऑप्ट करनी थी हमें 9th में। हाँ जी हाँ। 8th 9th में संस्कृत ऑप्ट करते थे। तो मुझे कहा भी गया, जैसे मैं ब्राह्मण फैमिली से था तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा भी था कि भाई संस्कृत पढ़ लो, फ्यूचर में काम आएगी। तुम ब्राह्मण फैमिली से तो कहीं काम आएगी कहीं ना कहीं। उनका मानना सही था। लेकिन हमें शौक था ड्राइंग का। तो जो ड्राइंग के हमारे उस वक्त टीचर थे श्री नानक चंद वर्मा जी। अच्छा। तो वो बहुत अच्छे टीचर थे जी। उसके ड्राइंग के। तो उनसे हम इंस्पायर हो गए। तो नहीं मुझे संस्कृत नहीं पढ़नी, मुझे तो मेरा ड्राइंग ही पढ़नी है। तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे वो। तो उनकी वजह से हमने ड्राइंग ले ली। अब जब प्लस उसके बाद जब हम उधर गए आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में संस्कृत आ गई। फिर वहाँ तो संस्कृत पढ़ना कंपल्सरी सब्जेक्ट था। वो वहाँ पे एक सब्जेक्ट ही होता है कि संस्कृत आपको पढ़ना है, संस्कृत में उसको आपको पास होना होता है। तो उसमें ग्रामर वगैरह सब कुछ होता है। तो इस तरह से आयुर्वेद में जब शुरुआत हुई तो स्टार्टिंग का फर्स्ट ईयर जो वो काफ़ी मुश्किल भरा रहा, क्योंकि सारी जो बेसिक नॉलेज आयुर्वेद की है वो संस्कृत के श्लोकों से स्टार्ट होती है। संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिया? हाँ, संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। फिर श्लोक याद करने पड़ते थे। अच्छा। उसमें ये था कि अगर आप श्लोक जितना ज़्यादा लिखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आते थे। अच्छा। तो जो भी शास्त्रों में ऋषियों के द्वारा जो बातें बताई गई वो श्लोक लर्न करने पड़ते थे। फिर वहाँ पे जैसे हम कर्नाटक में थे तो वहाँ पे लैंग्वेज या तो आप कन्नड़ में लैंग्वेज में लिख सकते हैं वो, या फिर आप इंग्लिश में। अच्छा। तो कन्नड़ तो हमें आती नहीं थी क्योंकि हम कन्नड़ बैकग्राउंड नहीं थे। तो इंग्लिश में हमें लिखना होता था। तो संस्कृत में पहले लर्न कर लो पूरा श्लोक को, फिर उसको एक्सप्लेन करो इंग्लिश में, फिर इंग्लिश में पूरा उसको कन्वर्ट करके लिखना होता था। तो ये बहुत अजीब सा लगता था पहले। शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई। लेकिन जैसे जैसे कि हम ब्राह्मण फैमिली से थे तो हमारे शास्त्र वगैरह हम पढ़े जाते थे घर पे। तो कुछ उसकी बेसिक नॉलेज थी हमें जी। तो उससे क्या हो गया, उससे इंटरेस्ट डेवलप हो गया जी। क्योंकि उसमें
दर्शन भी आने लग गए, जो वैदिक दर्शन है, उस फिलॉसफीज हैं वो आने लगे, उससे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट होने लग गया। और जब उस वहाँ पे फिजियोलॉजी की बात हुई, वैदिक फिजियोलॉजी की बात हुई, तो वो किस तरह से कोरिलेट करना है मॉडर्न साइंस के साथ, वो थोड़ा बहुत बेसिक में थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया। तो धीरे धीरे फिर यूज टू हो गए उसमें। अच्छा, ठीक तो धीरे धीरे सफ़र बढ़ा। तो 2003 में मैं पास आउट होकर के आया। तो फिर जब आए तो आने के बाद फिर गवर्नमेंट में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं, ना गवर्नमेंट वैकेंसीज निकली थी। तो क्या करना चाहिए, तो एक्सपीरियंस लेने के लिए 1 साल मैंने लुधियाना में जॉब की है। लुधियाना में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है एक, वहाँ पे उसमें की। और उसके साथ साथ ही वहाँ पे एक न्यूरो सेंटर, प्राइवेट न्यूरो सेंटर, बहुत आज की डेट में तो बहुत ही एडवांस हो गया है वो। तो कुछ समय उसमें भी काम किया, तो वहाँ से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला। फिर उसके बाद सफ़र बढ़ता गया, तो लगा कि कब तक इस तरह से ड्यूटी, डॉक्टर्स की ड्यूटी थी हमारी, इमरजेंसी में हम रहते थे, तो कब तक ऐसे रहेंगे। तो आयुर्वेद में कुछ करना चाह रहे थे कि आयुर्वेद में कुछ करें। तो उस पीजी के बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे आयुर्वेदा में। अच्छा। कि बहुत कम पीजीज के ऑप्शंस थे। तो मेरा इंटरेस्ट जो था वो पंचकर्म में था। अच्छा। और एक क्षार सूत्र होता है आयुर्वेद में, एक ट्रीटमेंट मेथड। अच्छा। तो पंचकर्म और क्षार सूत्र में था। तो पंचकर्म के मुश्किल से 2 या 3 जगह पे कॉलेजेस थे जहाँ पे पीजी होती थी। तो उसका फिर हमने एक ऑप्शन निकाला, क्यों भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा था, 3 साल आपको लगाने पड़ते थे, प्रिपरेशन करनी है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मणिपाल एक जगह है कर्नाटक में ही। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट उडुपी के साथ मणिपाल, जहाँ से कि मणिपाल यूनिवर्सिटी की एक बहुत सारी ब्रांचेस स्टार्ट हुई है। बेसिक मणिपाल जगह है एक। तो वहाँ पे मणिपाल यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, एक मेडिकल कॉलेज, जिसको कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज कहते हैं, उस नाम से है। बहुत अच्छा कॉलेज है। बहुत उस समय भी 2004-05 की बात है। तो उस वक्त भी वहाँ पे बहुत सारे देशों से स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे, अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए। मैनेजमेंट के लिए आते थे, फार्मेसी के लिए आते हैं, और इसके लिए मेडिकल साइंसेस MBBS के लिए आते थे, पीजीज़ के लिए आते थे। तो उसी में ही हॉस्पिटल में एक ब्रांच उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था कोर्स। तो आयुर्वेद की एक ब्रांच थी वहाँ पे। तो उस ब्रांच में ये कोर्सेज चलाते थे, सर्टिफिकेट कोर्सेज 6 मंथ के होते हैं। तो उसमें क्षार सूत्र और पंचकर्म का इकट्ठा एक कोर्स वो चलाते थे। तो वहाँ मैंने एडमिशन लिया। तो वहाँ से 6 मंथ की हमारी वहाँ पे ये क्षार सूत्र और पंचकर्मा का हमने ट्रेनिंग ली, कोर्स लिए। बहुत अच्छा, बहुत इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो वहाँ पे हमारे प्रोफेसर थे पंचकर्मा के, डॉक्टर बसवराज, प्रोफेसर डॉक्टर बसवराज, वो आयुर्वेद में बहुत ही इंटेलिजेंट एंड वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। तो जब उनके कांटेक्ट में आए तो स्टार्टिंग में बड़ा वो बहुत डांटते थे हमें आयुर्वेद को समझाने के लिए, क्योंकि अभी तक हमने आयुर्वेद को उस ढंग से नहीं पढ़ा था जिस ढंग से आयुर्वेद पढ़ना चाहिए, जिस ढंग से उसको हम समझे, उसको समझने की क्या अंडरस्टैंडिंग थी ये हमें नहीं पता था। ज़्यादातर कॉलेजेस में ऐसा ही होता था, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ होती थी, कोई इतना सीरियस नहीं लेता है लाइफ को और ना ही अपने सब्जेक्ट्स को। तो जब वहाँ उनके पास गए तो उन्होंने काफ़ी डांट फटकार लगाई, और उन्होंने किस तरह से आयुर्वेदिक अप्रोच होनी चाहिए डिजीज़ को पकड़ने की, किस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो एक मेथड उन्होंने जब बताया तो आंखें खुल गई। अच्छा। क्योंकि अभी तक क्या सिस्टम था हमारा कि हम किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए क्या करते थे कि हम एलोपैथिक वे से चलते थे। अच्छा। जैसे एलोपैथी में एक डिफरेंट अप्रोच है डिजीज़ को डायग्नोज करने की। सिम्टम्स हैं जी, साइंस हैं, और आपके डायग्नोसिस, लैबोरेटरी डायग्नोसिस, या आपके रेडियोलॉजिकल जो भी मेथड्स है इसके द्वारा होता था। लेकिन आयुर्वेद का एक अपना सिस्टम, एक अपनी अप्रोच है कि किस तरह से डिजीज़ को आपको डायग्नोज करना है। वो समझ अब आई आपको? वो जब हम वहाँ पहुँचे, उनके अंडर जब पहुँचे, जब उन्होंने 2-3 सेशन लेने के बाद जब उन्होंने हमारी उनसे सब बात होती रहती थी, तो समझ में आया कि भाई ये है मेथड। अदरवाइज मैं आपको सच बताऊं, फाइनल ईयर तक, आयुर्वेद के फाइनल ईयर क्या तक, जब तक मैं वहाँ फाइनल ईयर तक तो मेरे को यही लगता था कि भाई ये जो डिजीज़ बता रहे हैं ना, ये आयुर्वेद कब का है,
ये तो शायद डिजीज तब हुआ करती थी, अब कहाँ होगी ये, बिल्कुल, है ना। अब कैसे पॉसिबल है कि आज भी यही बीमारियां होती होगी। लेकिन वो तो वेद का एक अंग है आयुर्वेद। ओके, वेदों के बारे में ये कहा जाता है, जैसा कि हमें आयुर्वेद में भी पढ़ाया गया फिलॉसफी में, कि वेद तब से हैं जब से सृष्टि है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है मार्केट में जी, मान लो कोई फोन लॉन्च हो गया या कोई इक्विपमेंट लॉन्च हो गया, तो उसके साथ एक गाइडलाइन साथ में आती है, गाइड साथ आती है, बुक्स, छोटी सी बुकलेट आती है साथ में, बुकलेट, कि भी कैसे इसको हाँ आपको ऑपरेट करना है, क्या इसमें फैसिलिटीज हैं, क्या फंक्शन है, और सब कुछ होता है उसमें दिया हुआ, आपको एक गाइड दी गई होती है। तो सृष्टि में जब सृष्टि की रचना हुई तो वेद उस तरह के गाइडलाइंस है, पहले से ही दे दी गई है वो ओके ऑलरेडी जी। तो जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये अर्थ रहेगी ना, तब तक कोई भी व्याधि होनी है, कोई भी डिजीज होनी है, वो ऑलरेडी आयुर्वेद में एक्सप्लेन्ड है, वो पहले से ही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ऋषि मुनियों का, सिद्धों का ये कहना है कि वो कोई भी चीज आपको डिटेल में नहीं बताते। हाँ, वो क्या कहते हैं, वो एक सूत्र देते हैं। सूत्र का मतलब यहाँ पे की एक की दे देंगे आपको जी, क्योंकि वो एक्सप्लेन अगर करने लग गए ना तो इतना वृहद हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अगले दूसरे व्यक्ति को समझना भी मुश्किल हो जाता है, पाले नहीं पड़ेगा ना, है ना। और इतना वो अब समेटेगा तो कहाँ से समेटेगा, शुरुआत करेगा तो कहाँ से करेगा, तो एक की दे देते हैं वो जी। तो आयुर्वेद में एक सूत्र दिया जाता है हर चीज के लिए। तो सूत्र में, आयुर्वेद में एक सूत्र स्थान करके एक पूरा एक सेगमेंट है, अच्छा, सूत्र स्थान जी। तो उसमें डिजीज के बारे में, आयुर्वेद के बारे में कीज दी गई है। अब उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी बुद्धि कितनी विलक्षण है, कितनी एनालिटिकल है, कि आप कितना उसको एक्सट्रैक्ट कर सको उस सूत्र से, कितना आप उसको एक्सपेंड कर सको। बिल्कुल। तो वो सूत्रों में दी थी, तो सूत्रों को समझने के लिए कोई ना कोई प्रॉपर गाइड होना जरूरी है। प्रॉपर गाइड वही हो सकता है जिसने इस तरह की गाइडेंस अपने गुरु से ली हो। तो एक्चुअली आयुर्वेद पहले गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू ही चलता था, क्योंकि गुरु पहले अपना एक्सपीरियंस पूरा लेता था। तो वो जो उसके गुरु ने एक्सपीरियंस दिया वो उसके साथ होता था, और अपना एक्सपीरियंस और लेकर के फिर वो आगे देता था, तो फैलता जाता था, मतलब ईजी हो जाता था। तो जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया हर एक चीज़ को। तो वहाँ से हमने फिर पंचकर्मा और क्षार सूत्र दोनों का एक्सपोजर लिया। तो उसके बाद फिर वापस घर आए, घर आकर के फिर ऑप्शन जॉब की थी नहीं, तो कुछ अपना ही करना था। तो अपना स्टार्ट करने के लिए शुरुआत हुई जी चढ़गांव से। अच्छा जी। चढ़गांव में एक छोटा सा नर्सिंग होम टाइप खोला गया, जिसमें एक्सरे भी अपने पास रखा गया, लैब भी आपने अपना ही खोला, लैब, एक्सरे एंड छोटा सा एक डिस्पेंसिंग का मेडिकल स्टोर, और कुछ एक बेड्स लगा दिए गए। अच्छा। और एक माइनर रोटी रख दिया गया। माइनर रोटी में क्षार सूत्र से रिलेटेड माइनर रोटी रखा गया। अच्छा। पंचकर्म का सेटअप इसलिए नहीं किया गया क्योंकि पंचकर्म बहुत एक्सपेंसिव सेटअप होता था। और पंचकर्म के लिए आज भी बहुत पैसे लगते हैं। आज भी पंचकर्म को करने वाले लोग करवाने वाले लोग बहुत कम हैं। अच्छा। क्योंकि ये बहुत खर्चीला है, ये इजीली कोई कर नहीं सकता। तो उस वक्त यहाँ पे इतनी ज़्यादा थी नहीं, 2006-07 की बात है। तो 2006 में भी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, हालांकि रोडों की भी नहीं थी। तो यहाँ पे इतना कोई एक्सपेंस करने वाला कि भाई यहाँ से हमें कोई खर्चा करेगा, और खास करके आयुर्वेद के ऊपर। पंचकर्म का तो उस वक्त नाम भी नहीं जानते थे लोग, नाम भी नहीं जानते थे। तो मैंने सिर्फ क्षार सूत्र स्टार्ट किया, क्योंकि क्षार सूत्र में कुछ एक डिजीज़ मेनली जिसमें पाइल्स और फिस्टुलाज नैनो आते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट वो इतने कॉस्टली भी नहीं होते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया वहाँ पे। तो स्टार्ट किया तो चला, वहाँ भी कुछ समय तक चला। लेकिन वही बात है ना कि हमें जब ज्ञान नहीं होता किसी चीज़ का तो घाटे में ही रहता है आदमी। बिल्कुल। क्षार सूत्र का वहाँ स्टार्ट कर दिया, पेशेंट आने लगे। तो कुछ लोग विश्वास करते, कुछ नहीं करते। अब ये बाद में ये बातें समझ में आती हैं। वो चला, कुछ समय ठीक चला,
लेकिन जो मैं सोच करके चला था वैसा नहीं हो पाया। उसका कारण क्या रहा कि जब मैंने उस स्थान को छोड़ दिया बाद में, तो मुझे पता चला कि लोग ये कहते थे कि भाई अगर कोई क्षार सूत्र का स्पेशलिस्ट है, ऐसा मतलब उनकी वर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा स्पेशलिस्ट है तो भाई चिड़गांव में क्यों बैठा हुआ है, रोडू में क्यों नहीं बैठा। हाँ बिल्कुल, ये दिमाग में ये बात ही नहीं आई कभी, और ये सच्चाई है। ये हमारा माइंड सेटअप ही ऐसा है। अगर कोई स्पेशलिस्ट है तो वो भी मेन जगह में बैठेगा ना, हाँ, कॉर्नर में क्यों जाएगा। इसका मतलब वो गड़बड़ है भाई। वो क्वैक बैठा हुआ है, उसको कुछ नहीं आता। लोगों को बुद्धू बनाने के लिए चिड़गांव चला गया रोडू छोड़ करके। या तो उसको रोड होना चाहिए था, या उसको शिमला होना चाहिए था, या उसको सोलन होना चाहिए था, या चंडीगढ़ होना चाहिए था। तो ये जब बाद में समझ में आया कि ओहो ये तो ऐसा है, गलती कर दी। फिर भी वहाँ हमने केसेस किए, जिन लोगों का विश्वास था, बहुत सारे केसेस किए हमने वहाँ पे। बहुत ही अच्छा रहा वहाँ का ट्रीटमेंट भी, लोगों को फ़ायदा हुआ। लोग आज भी याद करते हैं। और जिन लोगों ने, आपने ये बार बार कहा कि क्षार सूत्र, हाँ जी, ठीक है, एक्चुअली में है क्या है क्षार सूत्र? क्षार सूत्र जो है ये संस्कृत का शब्द है। अच्छा। क्षार और सूत्र 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। क्षार जो होता है उसको हम राख मान के चलो, जैसे राख। अच्छा। कुछ औषधि होती है, उन औषधियों को सुखाया जाता है जी, छांटा जाता है, सुखा करके लाई जाती है, और उसको एक पर्टिकुलर मेथड से जलाया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है राख में। अच्छा। फिर उसको शोधन प्रक्रियाएं होती है, उसको आगे और प्यूरिफाई किया जाता है। जी। संस्कार बोलते हैं जिसको हम, उसके शोधन प्रक्रिया की जाती है, प्यूरिफाई किया जाता है। फिर उसके साथ कुछ एक मेडिसिन को और मिला करके, सूत्र का मतलब होता है थ्रेड, धागा। अच्छा। तो एक धागा होता है, उस धागे के ऊपर उन मेडिसिन को अप्लाई किया जाता है। अच्छा। और अप्लाई करेंगे, फिर ड्राई करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर ड्राई करेंगे, प्रोसेस चलता है लंबा। तो वो एक थ्रेड तैयार हो जाता है। अच्छा। उसका नाम क्षार सूत्र पड़ जाता है। तो क्षार सूत्र एक थ्रेड है, वो तैयार किया जाता है। और जब वो तैयार हो जाता है तो उसके बाद उसको उपयोग में लाते हैं। उसको उपयोग में हम लाते हैं पाइल्स के लिए। अच्छा। और फिश फ्लाई है ना, जिसको भगंदर हम बोलते हैं, मुख्यतः उसमें यूज़ होता है। लेकिन क्षार अलग से भी बहुत सारी बीमारियों में यूज़ होता है। सूत्र की जहाँ जरूरत नहीं पड़ती। हम क्षार को ही यूज़ करते हैं। क्षार को कई तरह से यूज़ किया जा सकता है, खाने को भी दिया जाता है। मतलब जो औषधि का राख, हाँ यस बिल्कुल, उसको औषधि का राख ही है वो। तो उसमें वो सारी जो गुण है ना, वो सारे के सारे उस राख में आ जाते हैं। अच्छा। और उसको फिर हम यूज़ करते हैं जी। या तो उसको अप्लाई करते हैं, या खाने को देते हैं, या थ्रेड बना करके उसको यूज़ करते हैं। तो इसमें यूज़ करते हैं हम पाइल्स और फिशुला में, और फिशेस में भी यूज़ करते हैं। और टैग्स होते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं, जिसको मस्से बोलते हैं, मस्सों में भी यूज़ करते हैं। और बहुत सारी जगह में यूज़ होता है। नेज़ल पॉलिप में भी यूज़ करते हैं। नाक में मांस बढ़ जाता है जिसको बोलते हैं ना, मांस बढ़ जाता है, तो उसमें भी यूज़ करते हैं। बहुत सारी जगह में यूज़ होता है ये, बहुत सारी जगह में। तो एक ये बहुत बड़ा विषय है ये भी, क्षार सूत्र और क्षार कर्म एक अपने आप में एक वृहद विषय है। तो इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यही है। ठीक है। तो पंचकर्म तो खैर अपने आप में आज और बहुत सारे लोग जानते हैं। पंचकर्म तो बहुत बहुत ज़्यादा विस्तृत है, बहुत ज़्यादा है। तो पंचकर्म के बारे में तो अलग से ही हमारे को अलग पॉडकास्ट डेफिनेटली, ये तो आपको एक पॉडकास्ट है आपका पूरा क्षार सूत्र पे ही, क्षार और क्षार सूत्र पे हो सकता है। और पंचकर्म पे तो आप कितने भी एपिसोड कर लो। तो ये चलो सीधा हम फिर आयुर्वेद की तरफ चले। एक्चुअली में आयुर्वेद है क्या चीज़? आयुर्वेद देखो, लोगों को ना एक, जब हम आयुर्वेद का नाम लेते हैं तो उनके दिमाग में पाउडर घूमता है। जी, सच्चाई है ये। पाउडर घूमेगा या जड़ी बूटी घूम जाएगी। ये आयुर्वेद है उनके लिए। वो भी सही है अपनी जगह पे, हम ये नहीं कहते कि वो गलत है, सही है। देखिए, जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो जो हमें दिखाया जाता है हम उसको सच मान लेते हैं। तो आज तक क्या हुआ है, अभी कुछ सालों से चेंज आया है, लेकिन कुछ सालों पहले तक यही आयुर्वेद था, पाउडर।
पाउडर, या वो खरल दिखाई जाती थी घोटने वाले। हाँ जी। तो वही आयुर्वेद होता था। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं। आयुर्वेद की अगर डेफिनेशन पे जाएं तो आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर के बना, आयु प्लस वेद। तो आयु का मतलब यहाँ पे लाइफ है। लाइफ, हाँ जी। लाइफ। वेद का मतलब है ज्ञान, नॉलेज। लाइफ की जिसमें नॉलेज है दैट इज आयुर्वेद। बड़ी समझने वाली बात है ये। लाइफ की बात हो रही है, हाँ, जिंदगी की, डिजीज की बात नहीं हो रही है। यस। आयुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें लाइफ को लेकर के बातें बताई गई है, सिर्फ व्याधि को लेकर के नहीं। अच्छा। आपका लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपका जीवन कैसा होना चाहिए, वो आयुर्वेद बताता है जी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। मेरा मानना तो ये है कि भाई आप यदि समाज को स्वस्थ बनाना चाहते हो, स्वस्थ बना करके रखना चाहते हो, तो आयुर्वेद की कुछ सब्जेक्ट ना कंपलसरी कर देने चाहिए 6th ऑनवर्ड। यस। वो कंपलसरी होने चाहिए जी। बेशक डिजीज पे ना जाओ, ट्रीटमेंट पे ना जाओ, लेकिन लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ की, कैसे लाइफ को जीना चाहिए, ये आयुर्वेद में बहुत डिटेल में बताया गया है। ओके, अच्छा। बिल्कुल, कभी मौका मिले तो आप पढ़ें। बिल्कुल। आयुर्वेद का जो बुक्स है ना, ये पहले ही इसकी कैटेगरीज कर दी गई है। कैसी कैटेगरीज? जी। एक बुद्धिमान के लिए, जो हाईली इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके लिए बुक्स अलग ही हैं। अच्छा। देखो कितना बढ़िया ऋषि मुनियों ने ज्ञान दिया है, कैटेगराइज करके दिया है। और एक साधारण व्यक्ति जिसके पास इतनी बुद्धि क्षमता नहीं है, जो इतना विकसित नहीं है अपनी बौद्धिक क्षमता से, क्योंकि सबकी अपनी बौद्धिक क्षमता रहती है, तो उनके लिए अलग ही ग्रंथ है। अच्छा। देखो किसी को छोड़ा नहीं गया, ज्ञान सबको चाहिए, जीना सबने है, तो इसलिए सबके लिए अलग अलग कैटेगराइज करके बुक्स बन दी है। अच्छा। तो उस तरह की बुक्स पढ़ेंगे तो बेसिक नॉलेज भी होगी और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी सकता है व्यक्ति। तो आयुर्वेद के बारे में मतलब ये मैंने छोटा सा एक आपको इंट्रोडक्शन दिया है, मतलब बहुत वृहद विषय है। बेसिक सिद्धांत क्या है आयुर्वेद? हाँ आया, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। अगर आयुर्वेद को हमने समझना है ना, तो ऋषि मुनियों ने क्या किया, उन्होंने इसको बहुत सिंपल वे में रखा। आयुर्वेद के कुछ बेसिक सिद्धांत रखे हैं, जिसमें से त्रिदोष बताए गए हैं। त्रिदोष, त्रि मीन्स तीन, दोष मीन्स दोषास। दोष का मतलब जैसे कि हमारी अपनी भाषा में भी दोष, कि दोष हो गया, है ना जी। दोष का मतलब तो यहाँ वही है, दोष कि जो बैड इफेक्ट करे जी, वो दोष है। 3 दोष कौन से बताए गए, लेकिन यहाँ पे बैड इफेक्ट वाले ये जो दोष है ना, उसका मतलब बैड इफेक्ट है, लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि ये तीनों दोष अगर इक्वल स्टेट में हो, अच्छा, बराबर हो, 3 दोष है, वात, पित्त और कफ। अच्छा, अगर ये इक्वल लेवल पे हो तो ये दोष दूषित नहीं करते हैं बॉडी को, ओके, डिजीज नहीं देंगे। लेकिन अगर 1-2 ऊपर नीचे हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो व्याधि हो जाएगी। अच्छा, ये इसलिए किया गया कैटेगराइज इसको, कि जैसे हमारी मॉडर्न साइंस आज बहुत डेवलप हो गई है जी, कहेंगे बहुत डेवलप हो गई है, लेकिन अभी भी डेवलप होनी बाकी है। यस। क्योंकि बहुत सारे हमारे सेगमेंट ऐसा है जिसके बारे में अभी हम मॉडर्न वे से वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो जब मान लो एक बार सब कुछ पूरी बॉडी के बारे में मॉडर्न साइंस जान जाती है, पूरी कंप्लीट जी, स्पेशलाइजेशन हो रही है, अलग अलग हो रही है, स्किन के अलग हो रहे हैं, आइज़ के अलग हो रहे हैं, इस तरह से अलग हो रहे हैं, आइज़ में भी अलग अलग कैटेगरीज हो रही है, रेटिना का अलग हो रहा है, इस तरह का अलग अलग हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कंफ्यूजन हो जाएगा, हाँ, इतना वृहद हो जाएगा कि करें क्या। तो ऋषि मुनि ने पहले ही उसके लिए समाधान ढूंढा है, भाई एक सिंपल फॉर्मेट बनाओ, ठीक, सिंपल बेसिक फॉर्मेट बना दो जिससे कि इजीली ट्रीटमेंट होना भी इजीली हो जाए और एक आम आदमी को समझने में भी आसानी हो जाए। तो इसलिए कैटेगराइज किया गया 3 दोषों पे, वात, पित्त, कफ पे। इस पे ही सारा ढांचा इन्होंने खड़ा कर दिया।
तो जो बेसिक सिद्धांत है, इसके मूलभूत सिद्धांत, हम वात पित्त कफ है जी साम्य अवस्था में होने चाहिए। जी। और दूसरा, ये इनके अपने स्थान है, अच्छा जी, उस स्थान पे ही रहने चाहिए। ओके। ठीक है, अगर वो वहाँ से वो उनका डिसलॉज हो जाते हैं तो भी वो दिक्कत करते हैं, वात पित्त कफ। किस वजह से डिसलॉज हो जाता हाँ, है? ये जो इनकी डिसलॉजिंग है, इसके बहुत सारे कारण रहते हैं। अच्छा जी जिसको हम आयुर्वेद में मुख्यतः 2 कैटेगरीज में मुख्यतः बांटा है जी। मेनली, आहार और विहार। अच्छा, आहार मतलब हमारा भोजन। भोजन। हाँ, बिहार। अब आहार में भोजन तो है ही है, अच्छा, लेकिन आहार में एक और चीज़ भी ऐड होती है, वो हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है ना, सेंसेस, ओके ओके, हाँ जी हाँ जी, इंद्रियां, इंद्रियाँ। इनका भी आहार है। अच्छा, ये आहार वही नहीं कि जो हम खा रहे हैं, खाते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो इंद्रियां, इनका भी आहार है। अलग से, ठीक ठीक। उसमें भी अगर गड़बड़ी हो जाए हाँ हाँ हाँ, तो भी गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ हो जाएगा। तो कितनी डीप साइंस है, कितनी डीप है। सिर्फ भोजन ही नहीं है, हाँ हाँ, आपके सेंस ऑर्गन, 5 इंद्रियां बताई गई जो है, हाँ 5 कर्म इंद्रियां बताई गई है, हाँ। 5 ज्ञान इंद्रियां बताई गई है आयुर्वेद में पहले से ही। अच्छा, 5 सेंस ऑर्गन्स और 5 ये आपकी जो मोटर ऑर्गन, जो ये आपके, तो इनका आहार भी प्रॉपर होना चाहिए। फिर विहार की बात आती है। विहार का मतलब है यहाँ इन्वायरमेंट, आप किस स्थान में बैठे हुए हैं, अच्छा, आपके आसपास क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आपके आसपास कौन लोग रह रहे हैं, आप किस स्थान विशेष में बैठ रहे हैं, पहाड़ों पे है, समुद्र के किनारे में हैं, या ऐसी जगह में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, या आप ऐसी जगह में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अच्छा, तो इस सब से भी ये डिस्टर्ब हो जाते हैं और इसकी वजह से डिजीज़ होती है। अच्छा, ठीक है जी। फिर इसी में आगे ऐड किया है अग्नि को। अच्छा, अग्नि। अग्नि को भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। अच्छा, तो अग्नि में मुख्यतः अग्नि में माना गया जठरा अग्नि को। अच्छा, जठर का मतलब यहाँ पे है स्टमक से। अच्छा, जो हमारे स्टमक में आमाशय में जो अग्नि है, अच्छा, उस अग्नि को डाइजेशन से रिलेटेड माना गया है। जैसे एक मतलब एक पार्ट है कि भाई आपने भोजन किया, वो अच्छे से पच जाना चाहिए। हाँ। वो अग्नि चाहिए स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। तो अग्नि के भी यहाँ बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जो जिसमें बेसिक जो मूल में अग्नि है वो है जठराग्नि। अच्छा जी। उसका भी अपने लेवल पे रहना इम्पोर्टेंट है। अगर वो जठराग्नि कम हो जाती है तो भी डिजीज होगी, जठराग्नि बढ़ जाती है तो भी डिजीज होगी। ठीक। इस जठराग्नि को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो शब्द आपने स्ट्रॉन्ग बताया ना, अगर इसको आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया तो बीमारी होनी है। बीमारी? स्ट्रॉन्ग, हाँ बीमारी होनी है। तो बीमारी होनी? हाँ यस डेफिनेटली। अच्छा। आप उसको स्ट्रॉन्ग करोगे तो बीमारी होगी। अच्छा। अब मान लो, इसका एग्जांपल हम आपको लेते हैं कि हवन करते हैं ना, हवन। हाँ। हवन में लकड़ी संविधाएं कम है, लकड़ी जिसको संविदा बोलते हैं, संविदा कम है, और आप हवन सामग्री ऊपर से डाल रहे हैं। हाँ। आग कम है, अग्नि कम है, हवन सामग्री ऊपर से ज़्यादा डाल रहे हो तो बुझ रही। इसको और सिंपल वे में करते हैं, क्योंकि हवन सब लोग नहीं करते हैं। हम इसको ऐसे ले लेते हैं, जैसे मान लो घी है जी। घी को जब जलाते हैं तो दीपक जलता है ना, घी। हाँ। अगर आग कहीं कम हो रही है तो हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं, बोलते हैं ना आग में घी डालना। हाँ हाँ। तो घी डालने से अग्नि बढ़ती है। बढ़ती है जी। अब मान लो अगर अग्नि कम है और ऊपर से आपने घी बहुत ज़्यादा डाल दिया तो क्या होगा? बढ़ेगी अग्नि, बुझ जाएगी, खत्म हो जाएगी, बुझ जाएगी। सेम ऐसा ही इस जठराग्नि के साथ भी है। अच्छा। अगर हमने कोई ऐसी चीज़ कर दी जिससे कि वो अग्नि ही कम हो जाए, बुझ जाए, या इस अग्नि को हमने इतना बढ़ा दिया तो मतलब किसी जंगल की आग की तरह है ना, वो तो पूरे जंगल को खा जाएगा। उसी तरह से उसमें क्या होता है कि आपको मैं इससे मुझे एक केस याद आ रहा है। हमारी एक डॉक्टर है, हमारे जूनियर हैं, हरियाणा से हैं। अच्छा। उनका एक दिन फ़ोन आया मुझे, कहते डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे एक पेशेंट है और ये सब जगह से घूम के आ चुकी है, इसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा। इसको खाने को दे दो, ये खा जाती है जो भी, हर आधे घंटे के बाद इसको खाने को चाहिए कुछ।
कहते हैं ये सब जगह पे अपना इलाज करवा के आ चुके हैं, कुछ नहीं तो ये मेरे पास बाद में आई हुई है यहाँ पे। अच्छा। तो अब आप बताओ क्या करना है इसमें। कहीं ऐसा ना हो कि भाई एक्चुअली वो प्राइवेट प्रैक्टिस में है, तो प्राइवेट प्रैक्टिस में थोड़ा डर रहता है कि पेशेंट लॉस हो गया तो फिर दोबारा से नहीं आएगा। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया। तो मैंने उनको कहा कि ये जो है आयुर्वेद में ऐसे ऐसे करके एक डिजीज़ है, इसको देखो, पढ़ो और उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट करो। अच्छा। तो उन्होंने बोला फिर भी आप जनरल एक आइडिया दे दो हमें कि क्या है। मैंने उनको बता दिया कि भाई इस तरह से ये व्याधि है और इस तरह से इसका ट्रीटमेंट होना है। तो वो उनको ट्रीटमेंट बता दिया गया। तो मतलब आप स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हो ना, तो एक डिजीज़ है वो भी। हाँ। इसको एक्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, इसको मेंटेन कैसे किया जाए। हाँ, मेंटेन जी। एक्चुअली आयुर्वेद में बहुत ही बढ़िया एक ये आप जैसे आयुर्वेद में भाई एक आदमी फिजिकली फिट कैसे हैं, फिटनेस की क्या एक हेल्दी पर्सन, क्या एक आदमी किस तरह से एक हेल्दी, हम बोल रहे हैं कि मैं हेल्दी हूँ। हेल्दी, हाँ जी। आयुर्वेद में इसके लिए डेफिनेशन दी गई है पहले से ही। अच्छा जी। कि उसमें बताया गया है कि सम अग्नि, सम दोष, सम धातु मल क्रिया। आयुर्वेद में श्लोक दिया गया है ऋषि मुनियों द्वारा कि भाई अग्नि भी सम रहनी चाहिए, जो उसका स्टेज है उसी स्टेज पे रहनी चाहिए। सम अग्नि, सम धातु, सम दोष, कि जो ये दोष है वात पित्त कफ के, ये भी साम्यावस्था में होने चाहिए, इक्वल स्टेज पे होने चाहिए। सम अग्नि, सम दोष, सम धातु मल क्रिया। धातुएं हैं, सप्त धातुएं बताई गई आयुर्वेद में। अच्छा। शरीर जो हमारा बना हुआ है 7 धातुओं से बना हुआ है जी। तो वो भी साम्य अवस्था में होनी चाहिए, सारे सातों धातुएं सारे बराबर। फिर सम मल क्रिया। अच्छा। मल मीन्स फिकल मैटर, चाहे वो यूरिन पास आउट हो रहा है चाहे स्टूल पास हो रहा है। तो मल, आयुर्वेद में मल ये 2 ही नहीं है। अच्छा। आयुर्वेद में मल बहुत सारे, हर धातु से मल बनता है। अच्छा। कोई भी धातु आपकी बनेगी, हम जो भी खाना खाते हैं उससे कोई भी धातु बन गया। जैसे मान लो धातु का मतलब यहाँ पे मान लो बोन है, अस्थि है। हाँ। अस्थि एक धातु है आयुर्वेद में। तो अस्थि धातु जब फॉर्म होती है, बनती है, तो उससे भी जो तो उसका सही पार्ट है, यूटिलाइज हुआ जो पार्ट, वो उससे अस्थि बन गई, हड्डी बन गई। लेकिन जो उससे वेस्ट हो गया उसका मल बन जाता है आगे। अच्छा। वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा ही निकला। कोई भी ऐसा नहीं होता कि किसी का वेस्ट प्रोडक्ट ना निकले। तो आयुर्वेद में पहले से बताया गया है ऋषि मुनियों द्वारा कि भाई वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। तो धातुओं से भी मल बनते हैं। तो सम धातु, उसमें सम मल क्रिया होनी चाहिए कि उनकी क्रियाएं भी इजीली, मतलब टाइम टू टाइम स्टूल पास होना चाहिए, टाइम टू टाइम यूरिनेशन होनी चाहिए, है ना। फिर आगे इसमें जोड़ दिया गया जब ये सब इक्वल है और सारी क्रियाएं सही है, फिर बताया गया अगला प्रसन्न आत्म इंद्रिय। प्रसन्न आत्म इंद्रिय, प्रसन्न का मतलब है कि भाई जो आत्मा और इंद्रियां है ना वो हैप्पी फील करे। अच्छा। इंद्रिया मीन्स और सेंसेस, सेंस ऑर्गन्स, वो सेंसेस भी अपने आप को प्लीजेंट फील करे कि भाई मजा आ गया। हाँ। जब उनके सेंसेस, किसी भी मनुष्य के सेंसेस को ये लगे कि भाई आनंद है, अब आत्मा भी आनंदित है, तो समझो वो स्वस्थ व्यक्ति है। अच्छा। कितनी खूबसूरत डेफिनेशन दी गई है, सब कुछ कवर हो गया है। अब इसमें जो प्रसन्न आत्म इंद्रिय की बात हो रही है वो मेंटल हेल्थ से लेकर के हो रही है। अच्छा। हाँ, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो रही है। बिल्कुल। बॉडी के लिए तो आपके वो आगे कि भाई सम दोष, सम अग्नि, सम धातु मल क्रिया, ये तो फिजिकल बॉडी होगी। बिल्कुल। अब जो मेंटल लेवल है उसका, मानसिक स्थिति है, वो प्रसन्न होनी चाहिए, क्योंकि इंद्रियां भी जो सेंसेस लेती हैं वो हमारी माइंड को ही प्लेजेंट फील करवाती है। बिल्कुल। तो आत्म और इंद्रियां भी प्रसन्न होनी चाहिए। तो बहुत खूबसूरत डेफिनेशन दी गई है इसमें। तो ये बेसिक सिद्धांत हैं सारे जो मैंने डेफिनेशन इसमें बताई। इसमें मूलतः तो 3 यही है, वात पित्त कफ और अग्नि चौथी इसमें लेते हैं। लेकिन हेल्दी पर्सन के लिए उसकी धातुओं का सम होना भी ज़रूरी है, मलक्रिया भी प्रॉपर होनी चाहिए, और जो उसकी मेंटल स्टेटस है वो भी उसका हेल्दी होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं होना चाहिए। तो पहले से ही डेफिनेशंस। इन सबको ना इक्वल रखने के लिए ना हमें क्या अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, या हमारी कैसी दिनचर्या होनी चाहिए? वही तो आयुर्वेद जो वेद है ना, वेद जो ग्रंथ है
उसमें इस आयु के बारे में ही तो ज्ञान दिया गया है, इसके लिए ही तो सारा ज्ञान दिया गया है। अच्छा, इसके लिए तो सब कुछ डाला गया है इसमें जी। कि भाई आप कैसे हेल्दी रह सकते हो, स्वस्थ। इससे एक बात मुझे याद आ रही है, आयुर्वेद का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेन क्या थीम है उसका जी। उसका थीम यही है कि स्वस्थ मनुष्य को कैसे उसका स्वस्थ स्वास्थ्य उसका मेंटेन किया जाए, और रोगी है, आतुर है, तो उसका रोगों का निदान कैसे किया जाए। तो आयुर्वेद ये नहीं है कि भाई खाली डिजीज को ही ठीक करता है। आयुर्वेद खाली ये नहीं है कि क्या बोलते हैं आपको, इसको चूर्ण या जड़ी बूटियां ही हैं। बिल्कुल। अगर ये डेफिनेशन के अंदर हम डिटेल में जाएंगे तो आप पाओगे कि भाई ये तो कुछ और ही है। यस। कैसे आपको हेल्दी रहना है और कैसे आपको डिजीज फ्री रहना है, ये, और डिजीज हो गई है तो उसका इलाज कैसे करना है। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन उसको समझने के लिए वो ब्रेन होना चाहिए, वो इंटेलेक्चुअल ब्रेन आपके पास होना चाहिए, तभी इन चीज़ों को समझा जा सकता है। और हम जाते नहीं इतने डीप, क्यों, हमें क्या लगता है, एक इसी से एक बात याद आ रही है, लोगों को एक गलत फहमी भी है, भ्रांति है एक। लोग ये कहते हैं कि भाई आयुर्वेद का ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। जबकि वास्तविकता ये नहीं है। अच्छा जी। इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? एक कारण तो ये है कि अभी कुछ साल पहले आयुर्वेद की मेडिसिन्स को लेकर के जी कोई प्रोटोकॉल सेट नहीं था। हाँ। और मार्केट में कंपनीज इतनी कम थी कि उनकी मर्जी थी, वो क्या डालते वो तो वही जाने। तो रिजल्ट आने में भी कमी थी, क्योंकि जब मेडिसिन ही नहीं पड़ी तो रिजल्ट नहीं आएंगे। दूसरा, आयुर्वेद के जानकार इतने कम थे। बेशक वो आयुर्वेद पढ़ा उन्होंने, लेकिन उन्होंने वास्तविकता में आयुर्वेद को अपनाया नहीं था। हाँ। क्योंकि सबको रोजी रोटी कमानी है। बिल्कुल। अब खुद तो मेडिसिन बना नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल। खुद बनाने के लिए तो गवर्नमेंट ने इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है कि आप खुद प्रिपेयर करके मेडिसिन नहीं दे सकते। अगर तो आदमी खुद प्रिपेयर करे और खुद डिस्पेंस करे तो भी किसी हद तक उसमें क्वालिटी आ सकती है। बिल्कुल। दूसरा क्या है कि आयुर्वेद के पास आज भी फर्स्ट अप्रोच आयुर्वेद कभी नहीं होती है पेशेंट की। अच्छा। वो पहले बाकी जगह पे ही जाएगा, जब वो थक हार जाता है तब लास्ट में बोलता है कि भाई यार एक बार आयुर्वेद भी देख लो, एक बार आयुर्वेद भी ट्राई करके देख लेते हैं। अब बताओ, आप उस स्टेज पे अगर कोई आयुर्वेदिक की मेडिसिन लेने आएगा, वो डिजीज पहले ही इतनी स्प्रेड कर चुकी है, उसको कंट्रोल करने में समय तो लगेगा ही। बिल्कुल। इतनी जल्दी तो इफेक्ट नहीं आएगा। तो कुछ एक कमियां हम में भी हैं, कुछ एक कमियां पेशेंट्स में भी हैं। बिल्कुल। क्योंकि वाकई आजकल ये देखने को मिलता है ना, जैसे कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी डिसीज मतलब बीमारी अटैक कर दी किसी पर, वो कुछ नहीं देखता, सीधा ही हॉस्पिटल जाता है। ठीक है जी। और हॉस्पिटल में हम देखते हैं, आए दिन देखते हैं कि कितनी भीड़ होती है। ठीक है जी। अगर पर्ची की लाइन में भी है तो भी उसमें भी लंच तक वो पर्ची काटने होते हैं वहाँ पे। ठीक है जी। वो पेशेंट ना पहले ज़्यादा बीमार ऐसे ही हो जाता है बाहरी। तो इससे बचने के लिए आप क्या राय दे सकते हैं? देखिए कि ये भीड़ ना लगे ऐसे हॉस्पिटल में। ये आपको इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। चलो, पहले तो एजुकेशन नहीं थी। हाँ जी। खाने की कमी थी जी। सबको उतनी तरह की डाइट नहीं मिलती थी। अब मान लो किसी को विटामिन्स की कमी है, किसी को आयरन की कमी है, किसी को कैल्शियम की कमी है, बहुत क्राइसिस थे खाने के। आज तो इस पे गवर्नमेंट बहुत अच्छा ध्यान दे रही है। न्यूट्रिशन आंगनवाड़ी से लेकर के स्टार्ट हो रहा है। पर फिर भी जो आपने एक बात बताई कि रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है। बिल्कुल। जबकि हमारा स्टैंडर्ड लाइफ का बढ़ रहा है, ईटिंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, अच्छी क्वालिटी का खाना खा रहे हैं। लोगों को खुद पता है कि कितनी कैलोरी लेनी है, कितनी कैलोरी नहीं लेनी है, विटामिन की कमी हो रही है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो रही है, फिर भी ले रहे हैं, पर फिर भी डिजीज बढ़ रही है। बिल्कुल। कुछ ना कुछ तो कारण है इसके पीछे। इसके पीछे मेरा जो आज तक का जो अनुभव है, मैं तो यही पा रहा हूँ कि व्यक्ति को डिजीज क्यों होती है, आयुर्वेद क्या कहता है, उसके आहार और विहार से।
99% डिजीज आहार और विहार से ही होती है, उसके गड़बड़ करने से ही। भाई या तो हम खाना गड़बड़ खा रहे हैं अभी भी, यस, बेशक सुविधा है खाने की, लेकिन हमें यही पता नहीं है कि क्या खाना क्या नहीं खाना, कौन सी चीज किस कब खानी, एज पे क्या खाना है, किस एज पे नहीं खाना है, कौन से समय में कौन सा खाना है, कौन से समय में नहीं खाना है, किस ऋतु में खाना है, किस सीजन में नहीं खाना है, किस टाइम में क्या चीज खानी है, ये इसका हमें भान ही नहीं है। यस, एक तो ये कारण है जो आयुर्वेद की दृष्टि से मैं देखता हूं। जी, दूसरा कारण क्या है कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो और आप क्या खा रहे हो। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। शिमला में माल रोड और रिज पे यस, सर्दियों में आप जाएंगे ना, जी, तो आप वहां देखोगे कि लोग आइसक्रीम खा रहे होते हैं। हाँ, खाते हैं ना बहुत सारे लोग। बिल्कुल, अब बताओ डिजीज होगी कि नहीं होगी। सही बात है। आयुर्वेद में एक शब्द है आम। आम। उसको पॉइजन के साथ कंपेयर किया जाता है, उसको पॉइजन ही कहा जाता है। अच्छा, आम विष की संज्ञा दी गई है उसमें। आम को, नॉट वो मैंगो अच्छा, नहीं, वो मैंगो नहीं, अच्छा, आम मतलब मैंगो नहीं, अच्छा, एक आम शब्द है वहां पे। अच्छा, ओके ओके, ठीक है जी, उस आम शब्द के साथ विष जोड़ा गया, आम विष। आम विष, अच्छा, आम को अब साधारणतः अगर अपनी सिंपल लैंग्वेज में उसको समझे हाँ जी, तो हम ये कह सकते हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड है। अच्छा, ऐसा खाना जो हमारे शरीर में जाता है लेकिन वो पच नहीं पाता, जी, और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जा करके इकट्ठा होता है, और जब वो एक लेवल पे आ जाता है तो उसके बाद वो विस्फोट कर जाता है और एक बीमारी पैदा कर देता है। करता है, अच्छा, इसको हम कैसे देख सकते हैं, इसको हम ऐसे देख सकते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं ना आजकल, भाई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए, हाँ, बोलते हैं जी, तो उसको हम ऐसा मान सकते हैं भाई वो भी एक आम की कैटेगरी ही है कि हम खाते जा रहे हैं और डिपॉजिट हो रहा है, कहीं डिपॉजिट होता रहा है। जी, जी, जैसे वो पूरी तरह से डिपॉजिट हो गया तो उसने ब्लड सर्कुलेशन बंद कर दिया और बंदा कोलैप्स हो गया। अच्छा, तो इस तरह से खाने पे बहुत विशेष ध्यान देना है। अगर बेसिक जो मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद में बताया गया है, आपका दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए, रात्रिचर्या कैसी होनी चाहिए, तो अगर इन चीज़ों के बारे में ध्यान दिया जाए तो ये जो आप लंबी लंबी लाइनें देख रहे हैं हॉस्पिटल में, ये गारंटेड कम हो जाएगी, गारंटेड। तो उससे बचा जा सकता है, ऐसा नहीं है अच्छा, नहीं बचा जा सकता है। ठीक, आज आप देखेंगे तो जितने भी फास्ट फूड के स्टॉल्स हैं लाइन लगी होती है इनके सामने। आदमी लंच करके बाहर निकला होता है, गोलगप्पे दिख के तो खाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, चाउमीन मोमोज दिखेंगे तो खाएगा, बर्गर दिखेगा खाएगा, अब तो सीख वाला भी सिस्टम चल पड़ा है, वो भी खाएगा। तो खाएगा आहार खाते ही रहोगे। आहार के काल दिए गए हैं कि कब कब भोजन करना चाहिए, और आयुर्वेद में ये तक बताया गया है कि कब भोजन खाना चाहिए। अब यहाँ सिस्टम क्या हो गया, हमारा सिस्टम ये हो गया, हाँ जी 9 बज गए 8 बज गए ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया जी, यस, भूख है चाहे नहीं है ब्रेकफास्ट करना है, 1 बज गए लंच हो गया जी, लंच करना है जी, शाम को 7 बजे और डिनर का टाइम हो गया जी, डिनर करना ही करना है। दिन में चाहे जितना मर्जी खा लिया, वो सब खा लिया, पर टाइम हो गया तो खा लिया। लेकिन आयुर्वेद यहाँ पे कहता है, वो आयुर्वेद ने साफ स्पष्ट कहा है कि भूख लगने पे ही खाना खाना है। अच्छा, ऐसा है। और भूख कैसे लगती है, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि भूख लगी है, इसके लिए आयुर्वेद में एक शब्द दिया गया है, शुद्ध उद्गार। शुद्ध उद्गार, शुद्ध मीन्स शुद्ध, प्योर, उद्गार मीन्स डकार। अच्छा, आपको जब शुद्ध प्योर डकार आएगा तभी समझो आपको भूख लग गई, आपने जो खाया तो डाइजेस्ट हो गया। अच्छा, अब इसको हम कैसे पता करेंगे? इसको पता करने के लिए बहुत बढ़िया मेथड दिया गया है कि आप गर्म पानी लें और गर्म पानी पिएं, 4-5 घूंट, बिल्कुल गर्म पानी, 6 घूंट पी लें, और जब उसका आपको डकार वापस आता है तो उसके अंदर खाने की स्मेल नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अगर आपको उस डकार में खाने की स्मेल आई तो आपका खाना पचा नहीं है। अच्छा, आज बताओ आप कितने लोग इसको करते हैं? खाना खाने के बाद बोला ना आपने? नहीं, खाना खाने के बाद नहीं। अच्छा, कभी भी मान लो आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब आपका लंच का टाइम आ गया, अच्छा,
है ना। अच्छा अच्छा, आप उस वक्त उसको चेक करोगे, चेक करो, पानी पी लो, गर्म पानी, हाँ, काफी गर्म पानी। हाँ, और जब उसे जब आपको डकार आएगा तो उस डकार में स्मेल नहीं आनी चाहिए आपको भोजन की। ओके ओके। अगर आपको उसमें किसी भी उसकी मसाले की आई, दाल की आई, कड़ी की, चावल की आई, किसी की भी आई, व्हाटएवर, अच्छा अच्छा, तो आपका पेट खाली नहीं हुआ है, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो ब्रेकफास्ट किया 12-1 बजे, फिर खा लिया, समोसा खा लिया, पकौड़ा खा लिया, लंच कर लिया, फिर चाउमीन खा लिया, जूस पी लिया, चाय पी ली, बाजार में समोसे खा लिए, है ना। शाम को यार पेट फूला हुआ है, नहीं इच्छा नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत खा ले तो खाली पेट सोना नहीं चाहिए, खाली पेट ऐसे कहते हैं। तो खा लिया तो क्या होगा भाई, डिजीज ही होगी। अच्छा, तो लाइन सब बढ़ेगा, सब गड़बड़ होगा, क्योंकि वात पित्त कफ इसी से ही गड़बड़ होंगे। और वात पित्त कफ गड़बड़ होंगे तो आपके जितने भी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट हैं वो सारे के सारे गड़बड़ होने ही होने हैं। अच्छा। आएगा या उसमें गड़बड़, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होगा ही होगा, LFT गड़बड़ होगा ही होगा, KFT गड़बड़ होगा ही होगा। अच्छा, सारा खाने, क्योंकि हमने आहार पे ध्यान नहीं दिया है, बिल्कुल, विहार पे ध्यान नहीं दिया है। उस पे ध्यान दोगे तो सब नॉर्मल होने वाला है, फिर डिजीज होने की जरूरत ही नहीं है। यस, आएगी डिजीज कहाँ से आएगी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें कमी है। हमारा तो अनुरोध रहेगा आपके माध्यम से सरकार को भी कि आयुर्वेद के जो ये विषय हैं ये 5th-6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर देने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि तब तक उनके ब्रेन में वो चीज बैठ जाएगी पूरी तरह से। यस, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है ना। बिल्कुल। क्या हम इस धरती पर दवाइयाँ खाने के लिए आए हैं क्या, या फिर हम क्या खाना खाने के लिए ही आए हैं क्या? हाँ, ये भी बात कि हमें वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। कुछ तो डिफरेंस रखा है ऊपर वाले ने जानवर में और इंसान में। हाँ, बिल्कुल। जानवर भी एक लेवल पे जब उसका पेट फुल हो जाता है तो वो छोड़ देता है खाना। लेकिन हम कहाँ, हम तो आप देखोगे स्टॉल पे, रेस्टोरेंट्स पे, जितने भी उस पे आपको इतनी भीड़ भड़ाका मिलेगा कि 2 ही जगह भीड़ मिलेगी, या तो खाने के जगह पे, या फिर हॉस्पिटल में। बिल्कुल, या वहाँ भी लगे रहो, वहाँ भी लगे रहो भाई। वो तो जब आप लॉ के अगेंस्ट चलोगे, अपने शरीर के साथ जबरदस्ती करोगे तो नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। तो आयुर्वेद का यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल। तो आयुर्वेद में जो दिनचर्या, ऋतुचर्या वगैरह है, इसके बारे में एक स्पेशल आपसे भी कहते हैं कि भाई एक स्पेशल आप इस पे रखो ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो। हम एक सिंपल फॉर्मेट में बताने की कोशिश करेंगे कि ताकि सब व्यक्ति को ये समझ में आए कि किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रखा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल देखा जाता है जैसे कोई नौजवान है, यंग पर्सन, और अचानक उसकी डेथ हो जाती है। कई बार सुनने को मिलता है यार बड़ा हट्टा कट्टा बड़ा नौजवान था, तो ऐसा हो जाता है। ये क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो यही आहार और विहार की हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी है ही है, और डिजीज भी इन्हीं वजह से होती है। कार्डियक अरेस्ट इसी वजह से होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी एक्टिविटी, विहार ऐसा रहता है। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। मजे की बात है कि आयुर्वेद में व्यायाम के लिए भी समय बताया गया है। अच्छा। एक्सरसाइज के लिए, उसके लिए भी मेथड्स बताए गए हैं, उसके लिए भी बताया गया कितने एक्सटेंट तक करनी चाहिए। अब यहाँ क्या होता है कि हम देखते हैं हम फ्री कब है, लोग जिम जाते हैं, हम देखते हैं कब फ्री है, कब फ्री है। हाँ। मोस्टली जिम जाने वालों में से जितने भी लड़के और लड़कियां हैं वो इवनिंग टाइम प्रेफर करते हैं। हाँ, इवनिंग टाइम में जाकर के जिम ज्वाइन करते हैं। ओके। वो समय आयुर्वेद में सही नहीं बताया उसके लिए। अच्छा। अगर उस वक्त कोई एक्सरसाइज करता है, वो विहार के अंडर आता है। अच्छा। तो वो भी अटैक के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, ऐसा है। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ही एक मैं देख रहा था, तो कोई योगाचार्य थे, तो वो कार्डियक अरेस्ट से मरे गए, जबकि वो बहुत बड़े योग के बहुत बड़े टीचर रहे हैं। लेकिन जब उनके बारे में डिटेल पढ़ा तो पता चला कि वो कई घंटों योग करते थे और उसके बाद कई घंटों दौड़ते थे। अच्छा। तो
आयुर्वेद शास्त्रों में वर्णन साफ दिया गया है कि अति हर चीज की घातक ही है। बिल्कुल। और हर चीज को करने का एक समय है, उसी समय पे करना होता है, उसकी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन तक ही करना चाहिए। तो इन सब चीजों से बचा जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, जो ये आयुर्वेद है ना जी, ये क्या ये जड़ी बूटियों तक ही सीमित है या आयुर्वेद जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ आपके प्रश्न का, आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ जड़ी बूटियों तक ही है? देखो, आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट है ना, उसको कई कैटेगरीज में बांटा गया है। अच्छा। काष्ठ औषधि, जो जड़ी बूटी की आप बात करें, इसको हम आयुर्वेद में काष्ठ औषधि कहा गया है। अच्छा, ये अलग है मतलब? काष्ठ औषधि मतलब काष्ठ मीन्स लकड़ी, लकड़ी। अच्छा। औषधि, काष्ठ मीन्स जिसको एक साधारण भाषा में हम लकड़ी समझते हैं, लकड़ी कहते हैं। तो यहाँ लकड़ी का मतलब है पेड़ पौधों से। चाहे वो बेल है, चाहे वो पेड़ है, चाहे पौधा है, उससे बनी हुई औषधियाँ, जिसमें कि आपका चूर्ण आता है, पीने वाली दवाइयाँ बनती है, तो टैबलेट्स बनती हैं, तो ये काष्ठ औषधि के अंडर आता है। अच्छा। टैबलेट्स की जो फॉर्म है आयुर्वेद की ही देन है। अच्छा। ग्रेन्यूल्स की फॉर्म है वो भी आयुर्वेद की देन है। लिक्विड है वो भी आयुर्वेद की देन है। इससे पहले कोई नहीं जानता था कि दवाइयाँ लिक्विड भी बन सकती है, टैबलेट भी बन सकती है, ग्रेन्यूल्स भी बन सकते हैं, तो ये आयुर्वेद की ही देन है। अच्छा। और दूसरी इसमें आती है रस औषधि। अच्छा। रस औषधि में मेटल्स आते हैं। अच्छा। जैसे कि रस औषधि में पारे को भी यूज़ करते हैं जी। पारे को शोधन किया जाता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उससे मेडिसिन बनाई जाती है। भस्म आती है, भस्म मीन्स वही ऐश, राख। हाँ। राख। तो अलग अलग तरह के जो रत्न हैं उनकी राख बनाई जाती है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर एक स्टोन को, पर्टिकुलर एक रत्न को जलाया जाता है। उसकी मेथड्स शास्त्र में दिए गए हैं। और फिर उसकी परीक्षा होती है, टेस्टिंग होती है कि किस तरह से ये प्योर फॉर्म में बना है, तो वो भी इसमें इंक्लूड होती है। अच्छा। रस औषधि भी इसमें आती है। रस रसायन, ये काष्ठ औषधि, ये सब आयुर्वेद एक बहुत बृहद एक विस्तृत विषय है ट्रीटमेंट को लेकर के भी। अच्छा। इसमें भी ऐसा है कि भाई इमरजेंसी मेडिसिन कौन सी होती हैं, तो वो अलग कैटेगरी की होती है। अब स्टार्टिंग में कोई इनिशियल स्टेज पे डिजीज है तो उसको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, अगर ज़्यादा एडवांस हो चुकी है तो कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। फिर इसमें एक और चीज़ भी है कि भाई टाइम ड्यूरेशन मेडिसिन को देने का। आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ ऐसी भी होती है कि जो बार बार देनी पड़ती है, और डिपेंड करता है डिजीज़ पे। आधे घंटे के बाद रिपीट करनी होती है, 5 मिनट के बाद रिपीट करनी हो, एक घंटे के बाद रिपीट करनी हो, तो बहुत मतलब एक बहुत डिटेल जो आयुर्वेद के जानकार है उनको पता है इसके बारे में। अच्छा। हाँ जी। तो सिर्फ पाउडर नहीं है। क्या हर व्यक्ति का एक बॉडी टाइप होता है, उसको कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, आयुर्वेद में ये बहुत ही अद्भुत बात है कि हर एक व्यक्ति का जो जन्म हुआ है, उसके पैदा होने का स्थान, उसके माता पिता और उसका समय, ये एक अलग तरह की प्रकृति का निर्माण करता है। जब व्यक्ति पैदा होता है तो पैदा होते वक्त उसकी अपनी एक प्रकृति होती है। वो कभी भी सिमिलर नहीं हो सकती, मतलब किसी और के साथ भी सेम नहीं होगी और डिफरेंट ही होगी प्रकृति। तो आयुर्वेद में प्रकृति के ही नाम से जाना जाती है ये चीज़ कि सबको अपनी प्रकृति जाननी चाहिए। अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी पीछे एक सर्वे हुआ था जी, उसमें सबको अपनी प्रकृति बताने के लिए एक कलेक्शन की गई, डाटा कलेक्ट किया गया जी। तो सबसे पहले अगर आयुर्वेद किसी ने स्वस्थ रहना है जी, स्वस्थ रहना चाहता है जी, तो उसको सबसे पहले अपनी प्रकृति जाननी चाहिए। ओके। तो उसको प्रकृति को जानने के पर्टिकुलर मेथड्स हैं। अच्छा। वो किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ के पास जाएं तो वो उनको बता सकते हैं कि भाई किस तरह से आपकी कौन सी प्रकृति है, और बेहतर है, बहुत अच्छा है
अगर कोई ऐसी प्रकृति अपनी जाने तो उसके लिए एक लाइन तैयार हो जाएगी कि किस तरह से हेल्दी रह सके वो। क्या आयुर्वेद का जो वैज्ञानिक प्रमाण भी मिलता है कहीं इसका? बहुत अच्छी बात की आपने। ये क्वेश्चन आपका ही नहीं है। अच्छा। बहुत सारे समाज में, बहुत सारे इस देश में बहुत सारे लोग हैं, देश में, विदेश की नहीं बात करूँ, देश के में बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये वैज्ञानिक नहीं है। बिल्कुल हम उनकी बातों से सहमत है, ये वैज्ञानिक नहीं है, माना जा सकता है कि वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि विज्ञान की अपनी कसौटी है एक। इसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा जी। कि कुछ मेडिसिन्स विज्ञान के द्वारा दी गई, विज्ञान के द्वारा कुछ मेडिसिन्स दी गई स्टार्टिंग में, लेकिन वही औषधियां, वही मेडिसिन विज्ञान के द्वारा ही आज प्रतिबंधित की गई हैं। अच्छा। वो कई कंट्रीज में वो बनती ही नहीं अब। अच्छा। उसको बैन कर दिया गया पूरी तरह से। जब वो बनाई गई थी तो वैज्ञानिक आधार पे ही बनाई गई थी, आज के वैज्ञानिक के आधार पे ही बनाई गई थी, उसी विज्ञान के आधार कसौटी पे उसको सही बात बताया गया था, लेकिन फिर विज्ञान के आधार पे ही उसको बंद कर दिया गया था। ओके। ठीक है जी। अब आयुर्वेद की बात करते हैं हम। आयुर्वेद का जो सिद्धांत ही अलग है। ठीक है जी। या तो हमारे पास इतनी वैज्ञानिक लैबोरेटरीज इतनी सक्षम नहीं है कि उसको ये बता दिया जाए कि ये सही नहीं है। हो सकता है आज हमारे पास खोज ही इतनी लिमिटेड हो कि हम उसको आज बैन कर दें, बोल दें कि ये नहीं, वैज्ञानिक कसौटी पे सही नहीं है जी। और कुछ समय के बाद विज्ञान और तरक्की करे और बोले नहीं यार ये तो बहुत ही अच्छी थी, ये तो गलती कर दी हमने बैन करके। तो विज्ञान एक अलग कसौटी पे चलता है, आयुर्वेद एक अलग कसौटी पे चलता है। आयुर्वेद में कभी भी केमिकल से कोई भी चीज़ नहीं बनती, कोई भी मेडिसिन केमिकल से नहीं बनती है। बिल्कुल नहीं। हाँ जी। जो हम खाना खाते हैं उन्हीं चीज़ों की औषधि बनती है। अच्छा। भाई घर में जो मसाले यूज़ कर रहे हो आप, उसकी औषधि, उसी की अगर हमने मेडिसिन बना दी तो औषधि बन गई हो। बिल्कुल, है ना जी। हाँ जी। पर सिर्फ हमें ज्ञान इतना होना चाहिए कि कब कौन सी, किस वक्त पे कौन सी औषधियों का मिश्रण करके दिया जाना चाहिए जी। तो वैज्ञानिक कसौटी पे इसको उतारना लगभग मुझे अभी लगता है कि संभव नहीं है। किसी हद तक उतारा जा सकता है जी। पर हम ये नहीं कह सकते कि भाई वैज्ञानिक कसौटी पे कि नहीं ये गलत है ये सही है, क्योंकि विज्ञान समय समय के जैसे जैसे रिसर्च होती है ना वैसे वैसे चीज़ों को नकारता भी है। अच्छा। वैसे वैसे चीज़ों को अपनाता भी है, क्योंकि अभी हम डेवलप्ड नहीं हुए विज्ञान के लेवल में। अभी भी हम इस मस्तिष्क को नहीं समझ पाए हैं, ना ही हमारे पास कोई ऐसा उन्नत किस्में हैं विज्ञान के पास कि इसको पूरी तरह से समझ सके ब्रेन को। तो अभी हम जर्नी में हैं। तो मेरा मानना यह है कि आयुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है कि अगर ट्रीटमेंट एस्पेक्ट छोड़ दो वो आयुर्वेद के डॉक्टर कर लेंगे, लेकिन उसका जो बेसिक नियम है उसको फॉलो करोगे तो आधे से ज़्यादा पेशेंट पहुँचेंगे, बनेंगे नहीं, पेशेंट ही नहीं बनेंगे, डिजीज़ ही नहीं होगी। बिल्कुल। तो इस विषय में तो अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा। वैज्ञानिक कसौटी, क्योंकि सब विज्ञान के अपने कसौटी के मेथड है, क्योंकि रिसर्च अभी चली हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है विज्ञान हेल्थ को लेकर के। आपने कब से मरीजों को देखना शुरू किया, मतलब कौन से सन से शुरू किया आपने? बस 2003 में पास आउट होकर के आ गए। तो पेशेंट्स तो उससे पहले भी हम अपने प्रोफेसर्स के साथ बैठ करके देखते थे, पर वो जस्ट वो एक फन था, क्योंकि उस वक्त तो जब आपकी एग्ज़ाम हो जाते हैं, इंटर्नशिप में आते हैं, तो इतना सीरियस नहीं होता है, बच्चा ही होता है उससे। जब बाहर फील्ड में था 2003 से लेकर के अभी तक कर ही रहे हैं। अच्छा, अपने पूरे कैरियर में कोई ऐसा यादगार कोई केस जो आपको याद? हाँ, अभी पहला केस तो मुझे वो है जब मैं चढ़गांव में पहली बार ओपनिंग की थी। ओके। तो क्षार सूत्र के लिए, पाइल्स के लिए मेरे पास एक रोगी आए, तो इंडिपेंडेंटली करने का मेरा पहला मौका था
कि क्षारसूत्र में पहली बार अकेले कर रहा था। मेरे पीछे मेरे बॉस नहीं थे, मेरे गाइड नहीं थे, है ना, मैं ही सब कुछ था, मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो और समय देखो कैसा था कि जो मेरे पास केस आया वो केस कॉम्प्लिकेटेड केस था। अच्छा। 3 हेमरॉइड्स, इंटरनल हेमरॉइड्स, पाइल मास इतने बड़े, पूरी तरह से प्रोलैप्स हुए थे, बहुत ही बैड कंडीशन थी पेशेंट की। और मुझे इंडिपेंडेंटली पहली बार वो केस करने को मिला। तो उस दिन के जो मुझे मेरे अंदर जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर रहा था, डर लग रहा था, फिर भी मुझे तो करना था। क्योंकि वो पेन में था। तो वो पहले भी वो घूम के आ चुके थे बहुत सारी जगहों में। अच्छा। तो वो इस उम्मीद से आए थे कि यहाँ कुछ होगा, तो मुझे करना पड़ा। तो जब मैंने वो किया उस वक्त तो बहुत कुछ दिमाग में ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, क्योंकि मुझे उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी पता थे, क्या लॉस हो सकता है, क्या हो सकता है। तो वो एक बहुत ही यादगार रहा। लेकिन रिकवर कर गया वो पेशेंट बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से रिकवर कर गए। तो बहुत एक कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया कि पहला ही केस मैंने वो किया जो कॉम्प्लिकेटेड था। और दूसरा एक केस उत्तराखंड से थे, उत्तराखंड से आए थे अभी लास्ट ईयर। अच्छा। कुड्डू में मेरी पोस्टिंग है गवर्नमेंट जॉब में, अब तो मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया हूँ। तो वो पेशेंट जो थे फिस्टुला के थे, और वो उनका ट्रीटमेंट 3 बार वो ऑपरेट करवा चुके थे। ये ऋषिकेश में शायद एम्स है। अच्छा। एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश या कहीं कहाँ पे है, तो या रुड़की में है। तो वहाँ से वो 3 बार ऑपरेट करवा चुके थे उत्तराखंड के। तो उनको किसी ने बताया तो वो हमारे पास आए। 21-22 साल का लड़का, क्या बिल्कुल फिस्टुला भगंदर हो गया था। फिस्टुला में क्या होता है, एक पहले एक फोड़ा हो जाता है, वो फोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ जाता है, तो बाहर की ओर भी फूटता है और अंदर हमारे जो मलाशय होता है उसके अंदर भी फूट जाता है, एक ट्रैक बना देता है वो। अच्छा। तो उसका बहुत 3 बार ऑपरेट हो चुका था उनका। जब वो मेरे पास आए तो वेट उनका मेरे ख्याल से 38 kg के आसपास रह गया था। 21-22 साल का लड़का था वो। और लिटरली पूरी फैमिली आई थी, रो रहे थे वो। अच्छा। कि भाई लास्ट ऑप्शन है, बच्चा हमारा जाने वाला है, एम्स से हम आ चुके हैं। तो वो केस उसकी उनके ट्रीटमेंट में हमको कम से कम 1.5 साल लग गया। अच्छा। 1.5 साल तक लगातार उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। तो एक थोड़ा सा इम्प्रूव होने लग गया, एक फिस्टुला, एक नया ट्रैक तैयार हो गया और दूसरी तरफ से हो गया। वो थोड़ा सा इम्प्रूव होने लगा तो तीसरी तरफ से हो गया। तो वो बहुत ही मतलब बहुत ऐसी स्थिति थी। मेरे स्टाफ वाले मुझे 1-2 बार बोला भी उन्होंने डरते डरते कि डॉक्टर साहब होना भी है इसका कुछ, नहीं तो उसको भेज दो, नहीं तो उसको भेज दो। जब वो फाइनली 1.5 साल के बाद वो कंप्लीट पूरी तरह से स्वस्थ होकर के गए, तो तब जाकर के स्टाफ बाद में खुला, तो खुल करके उन्होंने बोला कि हमें उम्मीद नहीं थी, हमने तो ये सोचा था कि ये पेशेंट जाएगा, क्योंकि उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पस इतना आता था, बहुत ज़्यादा पस आ रहा था और वेट भी बहुत डाउन होता जा रहा था। लेकिन बाद में उस प्रभु की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हो गया वो। तो ये 2 केस अभी तक के जो मेजर, मुझे पहला एक्सपीरियंस जो था वो, और दूसरा ये जो कॉम्प्लिकेटेड था। तो इसमें जब हमने किया तो एक्सपर्ट्स भी हमें इसमें जो, और दूसरे हमारे सहयोगी हैं इंडिया में, तो उनसे भी हमने उसके बारे में डिस्कस किया। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया उन्होंने भी, क्योंकि हमारे पास यहाँ सुविधाओं की कमी है जी, OTs नहीं है। तो जो OPD लेवल पे जो हमसे बन पाया हमने किया वो। बहुत बढ़िया। चलो टाइम भी काफ़ी हो गया वैसे, तो लास्ट हम जानना चाहेंगे कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे एक हेल्थी और नेचुरल लाइफ जीने के लिए, कि वो क्या करें? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि आप कैलोरीज के पीछे ना भागें। ओके। आप सप्लीमेंट्स के पीछे ना भागें, क्योंकि आयुर्वेद में पहले से ही बहुत बढ़िया इसमें दिशा निर्देश दिया गया है जी, कि अगर आपको स्वस्थ रहना है ना, तो आयुर्वेद के बेसिक फार्मूलाज वो आपको अपनाने पड़ेंगे।
अच्छा। वो बेसिक क्या है कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपकी डेली एक्टिविटीज़ में क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कब कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए और आपका विहार कैसा होना चाहिए, मौसम के अनुसार आपकी एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए, आप जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह के हिसाब से आपकी एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए। ये सब कुछ अगर इन सब चीज़ों को आप अनुसरण करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जान लेंगे तो स्वस्थ लाइफ आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा यही निवेदन है कि आप किसी ऑथेंटिक बुक्स को ही पढ़ें। जी, आजकल फेसबुक, यूट्यूब पे आयुर्वेद को लेकर के इतने सारे लोग आ चुके हैं, नॉलेज दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खुद को नहीं पता कि क्या चीज़ है। आप देखोगे तो कई लोग आपको एडवाइस करते हैं डाइट, हाँ, कि भाई फ्रूट भी मिक्स कर दिया, दही भी मिक्स कर दी, दूध भी मिक्स कर दिया, ये सब मिक्स करके बोलेंगे खाओ हेल्दी रहेंगे जी। आप आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद कहता है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद में दूध के साथ बहुत कम फल हैं जो मिक्स किए जा सकते हैं, नहीं तो डिजीज होती है। अच्छा। तो इसके लिए अगर आपको जानकारी लेनी है तो किसी ऑथेंटिक आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानकारी लें या ऋषियों के द्वारा जो लिखी गई बुक्स हैं उनको पढ़ें। ओके। किसी के अपनी लिखी हुई नहीं, ऋषियों की लिखी हुई, तभी आपको ओरिजिनल ज्ञान का पता होगा। अब मैं मान लो मुझे आयुर्वेद की इतनी नॉलेज नहीं है और मैंने बुक लिखनी, क्योंकि ये चला हुआ है दौर, यूट्यूब का चला हुआ है, आपका रील्स का चला हुआ है, तो अपने फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए कुछ भी कोई कर देता है, तो उसमें आपका घाटा ही होगा। आपको वास्तविक ज्ञान लेना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ चेंज आ सकता है। और डेफिनेटली आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, डेफिनेटली आता है, 100% आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। कोशिश तो करनी चाहिए। क्यों ज़रूरी है स्वाद के चक्कर में हॉस्पिटल के चक्कर लगाने? बिल्कुल। तो इतना ही है। अगर किसी को इसके बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए होगी तो हम इसके ऊपर भी एक एपिसोड कर सकते हैं, दिनचर्या के ऊपर, एक ऋतुचर्या के ऊपर। तो जैसा आपको ठीक लगेगा वैसा करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट में आके बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए दी। और बिल्कुल आपने जिस तरह से कहा, एक युवा पीढ़ी को तंदुरुस्त और नेचुरल लाइफ जीने के लिए जो ये दिनचर्या और ऋतुचर्या है, इसको अपनाना बेहद आवश्यक है आज की डेट में। तो हमें लगता है कि अगला जो पॉडकास्ट है वो इसी पर ही करेंगे, ताकि इसके बेसिक को हम जान सकें और हमारे दर्शक भी जान सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को जी सके। बिल्कुल नहीं, ऐसा ही करते हैं। तो चलिए, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ लक्ष्मीकांत शर्मा जी, जिन्होंने बहुत डिटेल से आयुर्वेद के विषयों के बारे में हमारे साथ बातचीत की। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो आज तक मुझे भी पता नहीं थी, बेशक बिल्कुल आपको भी ये पता नहीं होगी शायद, जो इन्होंने हमारे साथ साझा की। अगर आपको ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला जो पॉडकास्ट है वह आने वाला है हमारा दिनचर्या और ऋतुचर्या के बारे में, जो कि इसका बेसिक है, यानी कि हमने अपने बॉडी को किस तरह से तंदुरुस्त नेचुरल रखना है, तो उसके लिए दिनचर्या और ऋतुचर्या का ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो चलिए जी, एक बार फिर से यही गुजारिश, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारा कोई संबंधी, हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन इसकी जानकारी प्राप्त करके नेचुरल और वास्तविक जो ये जानकारी हैं इसे लाभान्वित प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, यही हम आशा करते हैं। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।